तो आज हम पिछली क्लास जहाँ पे लेफ्ट की थी, जहाँ पे हमने स्किप मारी थी, वहीं से स्टार्ट करेंगे। अपन ने दिशा कर ली थी। दिशा के बाद में ये कि पूर्व से आने वाली वायु, ये अपन ने छोड़ दिया था कि मैंने बोला था कि बाद में करेंगे। फिर उसके बाद में अपना 5 दिन का ऑफ हो गया था। नहीं, ऊपर ही मोना, ऊपर ही वो रह गई, अपन वही करेंगे। ये पूर्व से आने वाली वायु ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन सिलेबस में है और अपने नेचुरल स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि कौन सी हवा में अपन को बैठना चाहिए, कौन सी हवा का अपन को सेवन करना चाहिए। सेवन करने से मतलब ये नहीं कि उसको खाना चाहिए, नहीं, कैसी उस वायु के, जैसे हवा चल रही है ठंडी ठंडी, तो उस वायु में आपको बैठना चाहिए, वो सारी बातें। ठीक है, तो है पूर्व में आने वाली वायु। स्टार्ट कर रहे हैं। मधुर द, देखो आप इसको ऐसे, इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आ भी जाए दिशा के बारे में, तो आपको कैसे लिखना है कि मधुर दहा उत्पन्न करने वाली, स्निग्ध रक्त पित्त को बढ़ाने वाली, लवण युक्त होती है। पूर्व से जो हवा आती है, मतलब पूर्व दिशा से जो हवा आती है ना, जैसे कोई मकान है पूर्व दिशा में, वहां से हवा आ रही है, ठीक है, तो वो मधुर होती है, दहा उत्पन्न करती है, स्निग्ध होती है। किसी व्यक्ति के रक्त पित्त को डिसऑर्डर, रक्त पित्त नहीं होता है छिद्रों से खून निकलना, तो रक्त पित्त है, उसको बढ़ाने वाले। और लवण युक्त मतलब एक तरीके से लवण, लवण में क्या होता है, अग्नि महाभूत होता है, मतलब दहा करेगी तो अग्नि महाभूत तो है ही। अब ध्यान से देखो, हानिकारक, हानिकारक किसके लिए है, शस्त्र विष व्रण पीड़ितों के लिए। अगर कोई व्यक्ति शस्त्र से पीड़ित है, घाव से पीड़ित है, ठीक है, व्रण से पीड़ित है, मतलब व्रण एक तरीके से घाव ही हो गया, विष हो गया, जहर, किसी ने वो जहर का सेवन कर लिया, इन व्यक्तियों के लिए ये नुकसानदायक है, मतलब हानिकारक है। देखो नोट्स को समझना। मधुर दहा स्निग्ध रक्तपित्त का, देखो दहा बढ़ाने वाला, रक्तपित्त के ऊपर एरो का चिन्ह है, मतलब बढ़ाने वाला। और लवण युक्त और गुरु, लवण युक्त होती है और गुरु होती है। हानिकारक, हानिकारक किसके लिए है, शस्त्र विष, विष और व्रण। शस्त्र यानी कोई किसी अस्त्र से, तलवार से, किसी भी शस्त्र से जिससे मतलब चोट लगती है, उससे चोट लग गई, ठीक है। विष, किसी ने जहर का सेवन किया या विरुद्ध आहार का सेवन किया, उसके लिए हानिकारक है। व्रण, किसी के घाव हो रहा है, थोड़े पुंसी हो जाते हैं ना घाव, किसी भी तरह का घाव, उनके लिए, उन पीड़ित व्यक्तियों के लिए हानिकारक है। अब हितकारी किसके लिए, वात प्रकृति, जिनका कफ सूख गया हो, इन व्यक्तियों के लिए हितकारी है। जो व्यक्ति वातज प्रकृति के हैं और जिनका कफ सूख गया हो, उनके लिए ये प्रशस्त है, उनके लिए ऐसी वायु का सेवन करना चाहिए। देखो सिस्टमिक बैठक, पूर्व से आने वाली वायु समझ में आई सबको। अब देखो पश्चिम से आने वाली, पश्चिम से आने वाली दिशा विशद यानी होता है शुद्ध, एकदम स्वच्छ होती है, तीक्ष्ण होती है, रुक्ष होती है। तीक्ष्ण यानी जानते हो ब्लंट, एक तरीके से शार्प, ठीक है। रुक्ष होती है, कफ मेद शोषक। अब देखो रुक्ष है तो कफ और मेद का शोषण करेगी, ठीक है। सिंपल सी बात यही है कि अगर तीक्ष्ण है, रुक्ष है, रुक्ष यानी देखो रुक्षता यानी रूखी सूखी, रुक्षता उत्पन्न करे। अगर ऐसी कोई हवा का सेवन करेंगे तो उसका कफ और मेद का शोषण तो हो गया, मतलब सूखेगा। स्नेह बल नाश, स्नेह का और बल का नाश करेगी। क्यों, क्योंकि रुक्ष है, उसका गुण रुक्ष है, तो स्नेह और बल का तो नाश करेगी, सिस्टमेटिक है। सद प्राण हर, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा पीड़ित है, कमजोर है, तो उसके व्यक्ति के प्राण भी जा सकते हैं। यह है पश्चिम से आने वाली वायु, ठीक है। स्वर और शरीर की शोषक, शरीर की शोषक मतलब एक तरीके से शरीर के पोषक तत्वों का शोषण करने वाली, क्लियर। उत्तर से आने वाली, उत्तर से आने वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो एक स्निग्ध होती है, मृदु होती है, मधुर होती है, कषाय होती है, शीत होती है, और दोष कुपित। दोष कुपित के आगे देखो एक क्रॉस मार लगा के, इसको मतलब ये बेकार है, ये थोड़ा लिखने में गलती हो गई कि दोषों को कुपित नहीं करती है, दोषों को साम्य अवस्था में रखती है ये, ठीक है। दोषों को कुपित नहीं करती, इसका मतलब ये है, दोषों को कुपित नहीं करती, दोषों को साम्य अवस्था में रखती है। समझ रहे हो ना, देखो एक ट्रिक्स है, नोट्स बनाए तो बड़ी से बड़ी चीज को छोटी में कैसे लिखा है। तो दोषों को कुपित नहीं करती है, क्लेद और बल को बढ़ाती है, अपने शरीर में स्नेह को बढ़ाती है और बल को बढ़ाती है, क्लियर। एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये मेरा फर्ज है कि मैं आपकी सारी डाउट क्लियर करूं। अब है ये दक्षिण, मधुर, नेत्रों के लिए हितकारी, दहा न करने वाली, बल को बढ़ाने वाली, कसेली, रक्त को डाउन करने वाली।
अब देखो पूर्व से आएगी तो रक्तपित्त को बढ़ाती है, लेकिन जो दक्षिण से आएगी वो रक्तपित्त को घटाती है, ठीक है, और बात को बढ़ाने वाले, शरीर में बात को बढ़ाती है ये दक्षिण वाली। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जो उत्तर से है सबसे बेस्ट है, उत्तर से आने वाली स्निग्ध है, मृदु है, मधुर है, कसाय है, शीत है, दोषों को कुपित नहीं करती है और क्लेद को बढ़ाती है और बल को बढ़ाती है। क्लियर? तो उत्तर वाली बेस्ट है, उत्तर की वायु का ज्यादा सेवन करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट, जितना भी स्टार मार्क लगाना चाहो आप लगा सकते हो, 1000%, 2000%। कंपेरिजन बिटवीन दिशा एंड काल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चनों में 5 नंबर में या टिप्पणी पे। अदर राज्यों में जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वहां भी इंपॉर्टेंट है, और जो राजस्थान के स्टूडेंट है वहां भी ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात यह है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कंपेरिजन बिटवीन दिशा एंड काल, क्या डिफरेंस है दोनों में, दिशा और काल में? दिशा के भेद का आधार सूर्य है, जो कि एक मूर्त वस्तु है। भाई दिशा के भेद का आकार, आधार मतलब अपन किसी चीज को वेश बनाते हैं तो क्या, किसको बनाया? सूर्य को। तो दिशा का विभाग का, दिशा को जो बांटा है ना, उसका आधार बनाया अपन ने सूर्य को। अब काल में क्या है? काल के विभाग का आधार क्रिया है। यह पदार्थ की उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश के संबंध का घोतक है, मतलब जानकार है कि पदार्थ कब उत्पन्न हुआ, कि भूतकाल में उत्पन्न हुआ या भविष्य में उत्पन्न होगा या वर्तमान में उत्पन्न हुआ। तो मतलब ये काल का, टाइम का घोतक है, टाइम का ज्ञाता एक तरीके से। तो दिशा का कौन सा हुआ आधार? सूर्य। और टाइम का कौन सा हुआ? ये पदार्थ की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, कोई स्पेसिफिक डायरेक्ट नहीं है, ओनली मतलब ये पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के संबंध का घोतक, मतलब जानकार है, ज्ञान उपलब्ध कराता है कि ये भूतकाल में हुआ, इतने साल पहले हुआ, हजारों साल पहले हुआ, तो ये टाइम बताता है। दिशा का संबंध अनित्य होता है। देखो संबंध अनित्य बोला है, ये नित्य, इसको ये मत समझना कि दिशा अनित्य होती है, दिशा नित्य होती है, लेकिन इसका संबंध अनित्य होता है। इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? जो अपनी ह्यूमन, ठीक है, प्रकृति पर जो इसका प्रभाव पड़ता है वो अनित्य है। मतलब ऐसे सीधा इफेक्टिव नहीं डाल सकते कि भाई ये इसका प्रभाव पड़ रहा है, डायरेक्टली नहीं बता सकते, इनडायरेक्टली अपनी लाइफ स्टाइल, अपने बिहेवियर पर काम पड़ता है। तो ये दिशा का संबंध है ना जो अनित्य है। लेकिन काल का संबंध नित्य है। काल का संबंध क्योंकि सुबह का, दोपहर का, शाम का, ऋतुओं का, नाइट का, हर का टाइम का संबंध अपन डायरेक्टली पड़ता है, अपन को अनुभव होता है इस चीज का कि सुबह अपना शरीर कैसा होता है, शाम को कैसा होता है। लेकिन दिशा का ऐसा डायरेक्टली पता नहीं चलता, इसलिए दिशा का संबंध अनित्य है, जबकि काल का संबंध नित्य है। ये संबंध की बात हो रही है, ना कि इसके गुणों की। गुण तो आगे आएंगे अपन देखेंगे। यह दैसिक संबंध से संसार का आश्रय, यह कालिक संबंध से संसार का आश्रय। इसको ऐसे पढ़ना है, यह कालिक संबंध से संसार का आश्रय, मतलब दैसिक संबंध से, मतलब दिशा के संबंध से संसार का आश्रय यानी घर है। ये संसार का घर है क्या? दैसिक संबंध। भाई दिशा का ज्ञान कराने वाला, संसार को दिशा का ज्ञान कराने वाली कौन है? दिशा। और ये काल का ज्ञान कराने वाली कौन है? टाइम पीरियड, मतलब काल। सिंपल सी बात है। इसके 10 वेद ग्रह हैं, देखो आपको पता है, उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ऊपर नीचे, और 4 वो नृत्य कोण, व्यय कोण, अग्नि कोण, और एक और कौन सी थी जो इस तरीके से 10 कोण, 10 वेद किए थे। इसके 3 वेद हैं, मतलब अनादिकाल है ना, पूर्व काल, वर्तमान काल, और देखो भूत, भविष्य, वर्तमान, 3 काल हो गए ना, 3 वेद हैं। दूर आदि व्यवहार का हेतु, दूर दिशा, दूर आदि व्यवहार का हेतु, मतलब कि भाई दिशा किसकी तरफ का ज्ञान कराती है? कितना दूर है। अपन बोलते हैं ना उत्तर दिशा में इतनी दूर, पश्चिम दिशा में उतनी दूर, पूर्व से इतने किलोमीटर चलने के बाद में वो स्थान आएगा। पहले के जमाने की बात होती है, देखो अब तो किलोमीटर में बता देते हैं, लेकिन दिशा भाई उत्तर दिशा में आपको 100 किलोमीटर चलना है, उसके बाद में आपको पश्चिम दिशा में जाना है 100 किलोमीटर से। दूर आदि, ये मतलब वस्तुओं की दूरी का ज्ञान कराता है अपन को कि इस दिशा में अपन को इतनी दूरी पर जाने पर वो साधन मिलेगा। अतीत आदि व्यवहार का हेतु, अतीत आदि इसमें आते हैं भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों का। अतीत आदि का मतलब है भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों का व्यवहार, जानकारी का हेतु, कारण है काल। काल के बिना अपन को ना तो भविष्य का ज्ञान होगा, ना वर्तमान का ज्ञान होगा, ना भूतकाल का ज्ञान होगा। तो अतीत आदि व्यवहार का हेतु कौन है? काल। ये इनमें डिफरेंस है, ठीक है। कंपेरिजन बिटवीन दिशा एंड काल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एग्जाम की दृष्टि से, बीएमएस फर्स्ट ईयर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो सिमिलरिटी, समानता क्या है इन दोनों में। दोनों अवयव रहित, अवयव रहित होते हैं, कोई ऐसी वस्तु थोड़ी है, कोई ये काल पकड़ लिया मैंने, ये दिशा को पकड़ ली, कैद कर ली मैंने, कुछ है क्या ऐसा? नहीं है ना। काल हर जगह है, दिशा हर जगह, अवयव रहित है, कोई रूप नहीं है इनका। ठीक है, आकार रहित, कोई शेप है इनकी कि भाई इस तरीके दिखता, कभी किसी व्यक्ति ने बोला कि दिशा ऐसा दिखता है, काल ऐसा दिखता है कि भाई काल की लंबी चोटी है या दो सींग है, ऐसे किसी व्यक्ति ने बोला है कि नहीं बोला ना। तो ये दोनों आकार रहित हैं, ना तो दिशा का कोई आकार है ना काल का कोई आकार है। नित्य है क्योंकि ना तो किसी से उत्पत्ति हुई है ना कभी नष्ट होंगे ये दोनों। अब देखो मैंने बताया नित्य, वो दिशा के संबंध से अनित्य होता है। मैंने वो बताया था ना कि दिशा के संबंध अनित्य है और काल का संबंध नित्य है, लेकिन दोनों का जो गुण है तो गुण तो नित्य रहेगा। दोनों अवयव रहित, आकार रहित, नित्य, विभू, स्वतंत्र, द्रव्य। स्वतंत्र नहीं, किसी पे ऐसे थोड़ी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि विभू का मीनिंग क्या होता है, स्वतंत्र के क्या होता है और नित्य क्या है, ये मैं आराम से समझा चुका हूं इनको जब से क्लास ले रहा हूं। नित्य यानी ना किसी से उत्पन्न हुआ हो ना कभी नष्ट हुआ हो और जो अन्य कार्य द्रव्य को उत्पन्न करने में सहायक हो। ठीक है, विभू यानी सर्वव्यापक, सर्वतंत्र, स्वतंत्र तो है, किसी पे ऐसे थोड़ी है कि भाई उत्तर दिशा पे इसका साया पड़ गया तो चेंज हो गया, इसका नाम चेंज हो गया, इसका रूप रंग चेंज हो गया, नहीं, स्वतंत्र है। पूर्व है तो पूर्व है, दक्षिण है तो दक्षिण है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, अनादि अनंत है, लगातार और अनंत है, कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। जब तक पृथ्वी है, जब तक संसार है, जब तक जगत है, जब तक ये ब्रह्मांड है, तब तक ये है। जब कुछ समझ खत्म हो जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। एक अविभाज्य, इनका विभाजन नहीं किया जा सकता। ऐसे थोड़ी विभाजन, दिशा के 2 टुकड़े कर दिए, 3 टुकड़े कर दिए, काल के 2 टुकड़े कर दिए, 3 टुकड़े, इनका भेद किया है समझने की दृष्टि से, ज्ञान जानकारी प्राप्त करने के लिए दृष्टि से इनके भेद किए हैं, इनका मतलब अलग अलग रूप दिया है, लेकिन ये अविभाज्य, इनका विभाजन करना संभव नहीं है। वस्तुतः एक होते हुए भी उपाधि भेद से नाना प्रकार के माने जाते हैं। मैंने अभी यही समझाया आपको, ये एक हैं लेकिन इनको मतलब उपाधि भेद से नाना प्रकार के माने जाते हैं, क्योंकि समझने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपन को ऐसा करना पड़ा। 5 गुण समान है, संख्या, परिणाम, पृथक्त्व, संयोग, विभाग। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी किसी भी तत्व के या गुण पूछे पदार्थ के तो इनको 5 को तो आपको लिखना ही है, क्योंकि ये हर में मिलेंगे। कौन कौन से? संख्या, परिणाम, पृथक्त्व, संयोग और विभाग। क्लियर? संसार के सभी पदार्थों की उत्पत्ति में निमित्त कारण है, मतलब 9 निमित्त कारण, 9 कारण थे ना, पंच महाभूत, मन, आत्मा, दिशा, काल, ये 9 उत्पत्ति में निमित्त कारण है, क्योंकि इन्हीं कार्य पदार्थों की उत्पत्ति में ये सहायक है, ये निमित्त कारण कहलाते हैं। क्लियर? ये इसकी समानता है, लेकिन मोस्टली ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस क्या है दोनों में। ऊपर वाला जो पैराग्राफ था वो आता है एग्जाम में, वो आपको याद होना चाहिए। क्लियर? अब हम बात करेंगे